सुप्रभात छात्र छात्राओं, आपकी स्वस्थता, समृद्धता और आपकी पढ़ाई के प्रति लगन के लिए हम पूरा विद्यालय परिवार आपका और आपके परिवार का के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सदा सजग स्वस्थ रहें और विद्यालय और अपने कर्म के प्रति अग्रसर रहें। हमने पिछले क्लास में आपको कृतिका भाग 1 का एक चैप्टर ल्हासा की ओर कथा के रचयिता राहुल सांकृत्यायन जी का साहित्यिक परिचय दिया बताया था और आज हम ल्हासा की ओर शीर्षक जो यात्रा वृत्तांत है उसका सारांश बताएंगे, जिसे 2 पार्ट में बताएंगे। पाठ का सारांश यह है कि ल्हासा की ओर नामक पाठ लेखक राहुल सांकृत्यायन जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते यह यात्रा की थी। आपको मालूम होना चाहिए कि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए भारतीय होने के नाते लेखक मन में ठान लिए थे कि हमें तिब्बत जाना है, तो वो भिखमंगा के छद्मवेश में इस यात्रा को पूरी की। इसलिए इस पाठ में ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का बड़ा ही रोचक वर्णन लेखक ने किया है। इससे तिब्बती समाज के बारे में आपको अनेक जानकारियां मिलती हैं। लेखक ने तिब्बत की यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से प्रारंभ की थी। नेपाल तिब्बत का जो मार्ग है, क्योंकि उस वक्त हरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था, इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थी और व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता भी यही था। इस पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हैं, जिनमें चीनी सेनाएं कभी रहा करती थी। कुछ किलों में किसानों ने अब तो अपना डेरा जमा लिया है, कुछ किले गिर गए हैं। ऐसे ही गिरे हुए टूटे हुए किले को प्रत्यक्ष किला कहा जाता है और उसी किले के पास एक चाय की छोटी सी दुकान थी। उसी प्रत्यक्ष किले के पास चाय की दुकान में ये चाय पीने के लिए रुके। वहां के लिए विशेष बात ये जानकारी जान लेना जरूरी है कि तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ तकलीफ दे बातें, अर्थात यहाँ जाति पात, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं हैं। लोग अपने घरों को खुला रखते हैं। यहाँ की बहुएं या सासें यात्रियों को या अपरिचित को भी चाय बनाकर दे सकती है, दे देती भी। यदि यात्रियों को कुछ संदेह हो जाए कि मेरी चीनी, मेरा दूध, मेरा मक्खन, मेरा चाय पत्ती ये लोग रख लेगा, ऐसी कोई सब बात नहीं होती है। लेकिन यात्रियों के इस शंका को दूर करने के लिए चाय बनाने का आदेश उन्हें मिल भी जाता है। उस प्रत्यक्ष चीनी किले से चाय पीकर जब लेकर चले तो देखा कि वहां कुछ शैतान लोग राहगीरी मांग रहे थे। अब राहगीरी मांगते हुए देख करके नहीं देने पर मार लगती। ये भिखमंगा के भेष में थे। उसने राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को दोनों चीजें दे दी जो उनके पास था, टुकड़ा पैसा का। थोगला के आखिरी गांव में मित्र सुमति के जान पहचान के लोग उनको मिले। इस कारण लेखक को वहां ठहरने की व्यवस्था
मिल गए। 5 साल बाद लेखक जब भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर के फिर इसी जगह पर आए तो उन्हें जगह नहीं मिली। उन्हें एक निर्धन झोपड़े में किसी तरह कष्ट काट करके रात गुजारना पड़ा। यह बात मैंने क्यों कही? क्योंकि तब वो अपरिचित थे, वो भिखमंगे के वेश में थे, तो उनके ऊपर लोगों को कोई अविश्वास या शंका नहीं हुई। लेकिन जब ये पूरे जमींदारी वेशभूषा में 5 साल के बाद घोड़े पर चढ़ करके आए तो ऐसे लोगों पर लोग शंका करने लगते हैं। ये लोग रात में ठहरने के बहाने किसी तरह के गलत कदम भी उठा सकते हैं। इसी संदेह को लेकर के भिखमंगा के वेश में रहने के बावजूद उनको रहने दिया था, लेकिन एकदम सुंदर लिबास में आने के बाद उसी शक की दृष्टि से उन्होंने उन्हें रात में ठहरने की जगह नहीं दी। अब लेखक को सबसे विकट डाँड़ा थोंगला पर पहुंचना था। डाँड़ा थोंगला वहां का सबसे ऊंचाई वाली जगह है। अब बड़ा ही दुर्गम राह है। यह समुद्र तट से 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित है और डाँड़ा थांगला यह सबसे खतरनाक जगह भी है। इसके आसपास कोई गांव नहीं होता। नदियों के मोड़ और जब पहाड़ों के कोनों के कारण लंबी लंबी नदी तो होती नहीं। पहाड़ जैसे जैसे गया है वैसे वैसे नदी मुड़ती जाती है और पहाड़ के मोड़ पर आकर के नदी घूम जाती है। इस कारण लोग दूर दूर तक नजर भी नहीं आते हैं। यहाँ किसी की हत्या हो जाए तो पुलिस का खुफिया विभाग कोई चिंता नहीं करता है। क्यों? वहाँ कोई हत्या का गवाह भी नहीं मिलता है। और सच मानिए, ये जानकारी रखिए कि यही स्थान डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। यहाँ डाकू पहले लोगों को टोकते नहीं हैं, छिप करके वार कर देते हैं, मार देते हैं, तब उनके सामान को ढूंढते हैं उसमें क्या मिला। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी। अगर वो नहीं मारते तो उसे इस बात का भय है कि वह व्यक्ति उनको मार देगा, क्योंकि वहां कोई भी व्यक्ति हथियार रख सकता है। हथियार नहीं रखने का कोई कानून तिब्बत में नहीं है। इसलिए छोटे बड़े हर किसी के पास हथियार रहता है। कब कहां कौन किसको मार देगा इसका कोई ठीक नहीं रहता। इसलिए डाकू पहले वहां उस जगह पर आदमी को, मुसाफिर को मार देते हैं।